हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 11वीं का तीसरा चैप्टर वनस्पति जगत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कि आर.एस. विटेकर महोदय ने 5 जगत वर्गीकरण प्रतिपादित किया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम थे। ठीक है। मोनेरा जगत के हमने कुछ लक्षण देखे थे, उदाहरण देखे थे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। और हमने प्रोटिस्टा जगत के उदाहरण देखे थे। प्रोटिस्टा जगत के उदाहरण थे प्रोटोजोअन्स, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। फिर हमने बात की थी कवक की। कवक के भी सारे हमने लक्षण डिस्क्राइब किए थे। और आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम की। ठीक है। क्या है प्लांट? सबसे पहले हम बात करें यदि प्लांट की, तो सबसे पहले हमें याद आना चाहिए कि उसमें प्लांट सेल उपस्थित होती है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि वर्गीकरण कि जो वनस्पति जगत का वर्गीकरण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रख करके जीव विज्ञानियों ने वर्गीकरण किया। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है बच्चों, बताइए। वनस्पति जगत के वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? ठीक है। वनस्पति विज्ञान के फादर हैं थियोफ्रास्टस महोदय। ठीक है, याद रखिएगा। अभी बात करते हैं हम। तो कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने सतत प्रयास किया वर्गीकरण करने का, पौधों का या वनस्पति जगत का। ठीक है, वनस्पतियों का। और उन्हें एक अलग फाइलम किंगडम वनस्पति प्लांटी किंगडम में डिस्क्राइब किया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने लंबे समय तक प्रयोग किया, उन्होंने रिसर्च किया। ऐसा तो नहीं कि हमने एक ही बार में किसी पौधे को देखा और उसको क्लासिफाइड कर दिया, नहीं। कई दिनों तक, कई वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती गई, जिसमें उनके कई सारे बाह्य गुण, आंतरिक गुण, ठीक है, लैंगिक गुण, कायिक गुणों को उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद में उन्होंने वर्गीकरण किया। तो सबसे पहले प्रयास किया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस, इन्होंने ही द्विनाम जगत पद्धति भी द्विनाम पद्धति भी प्रतिपादित किया था। ठीक है। और इन्होंने ही सबसे पहले कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति को प्रतिपादित किया। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति किसने प्रतिपादित किया? कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने बताया कि मैंने किस आधार पर वनस्पति को वर्गीकृत किया है। किस आधार पर किया था इन्होंने? सबसे पहले इनका आधार था आकारिकी। क्या लक्षणों के आधार पर? सबसे पहले आकारिकी लक्षण या आकारिकी गुण। ठीक है। फिर दूसरा इनका क्या था? लैंगिक गुण। लैंगिक गुण में इन्होंने उमंग को ज्यादा ध्यान में रखा था। फिर आकारिकी गुण में क्या क्या आ गए? आकारिकी गुण में आ गए कि पत्ते की संख्या, प्रकृति, रंग आदि, ये इनके कुछ प्रमुख आधार थे। किसके? कैरोलस लीनियस के, जिन्होंने कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति प्रतिपादित की थी वनस्पतियों के लिए। उसमें उन्होंने आकारिकी गुण और लैंगिक गुणों को ध्यान में रखते हुए पत्ते की संख्या, प्रकृति, रंग आदि को इन्होंने ध्यान में रखकर वर्गीकृत किया था वनस्पति को। ठीक है। लेकिन ये उतनी ज़्यादा मान्य नहीं रही यह पद्धति। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ कमियां थी। इसमें ये कमियां थी कि इन्होंने आकारिक गुण और लैंगिक गुण थे जो उन्हें समान महत्व दिया था। आकारिकी गुण और लैंगिक गुणों को समान महत्व दिया था। समान महत्व दिया था। अब इसके कारण क्या समस्या उत्पन्न हुई होगी कि आकारिकी गुण और लैंगिक गुणों में समान महत्व दे दिया, तो समस्या यह उत्पन्न हुई कि ये जो आकारिकी गुण थे, ये बदलते हुए पर्यावरण के अनुसार
बदल जाते थे। कहने का मतलब ये है कि यदि हमने यहाँ पे कोई पौधा लगाया है या कोई वृक्ष लगाया है, तो यदि यहाँ यहाँ का पर्यावरण परिवर्तन हो जाए, जैसे कि तापमान में परिवर्तन हो जाए, यहाँ की हवा में परिवर्तन हो जाए, यहाँ की जलवायु में परिवर्तन हो जाए, तो उसके जो बाह्य गुण थे जैसे कि पत्ते, तना, ठीक है, पत्तों का रंग, पत्तों की संख्या आदि में परिवर्तन हो जाता था, जिसके कारण उनको अगली बार पहचान कर पाना बहुत कठिन हो जाता था। इसलिए इसको उतना आगे चलकर मान्यता नहीं मिली इस पद्धति को। ठीक है, उसके बाद में कुछ दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने आकर के फिर और एक इसकी कमी ये थी कि इन्होंने समान प्रजाति मतलब बहुत नज़दीकी प्रजातियों को, नज़दीकी जाति के सदस्यों को, नज़दीकी जातीय सदस्यों को भी अलग कर दिया था। ठीक है, अभी मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे घर के सामने यदि कोई समान जाति के सदस्य हैं, ठीक है, लेकिन उनमें सिर्फ थोड़ा बहुत अंतर है यदि उनके गुणों में, तो उन्होंने क्या किया था कि दोनों को अलग अलग जाति में डिवाइड कर दिया था। तो ये वर्गीकरण की पद्धति की, इनकी जो कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति थी उसकी कुछ कमियां थी, इसलिए इस पद्धति को उतनी ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं हुई। फिर जैसे जैसे आधुनिक यंत्र आते गए, ठीक है, वैसे वैसे वैज्ञानिकों ने आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके उसके कुछ आधारों में परिवर्तन किया, उनकी संरचनाओं को अच्छा से अध्ययन किया और फिर से वर्गीकरण को सुनिश्चित किया। तो आगे हम देखते हैं उसके बाद है प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति को किसने दिया था? बेंथम तथा हुकर, हुकर नाम के वैज्ञानिक ने प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति दिया था। इन्होंने बाह्य गुणों को तो आधार बनाया ही, जैसे कि रंग, रूप, उसका जो आकार, प्रकृति, पत्तों की संख्या, इन सभी को तो आधार बनाया ही, साथ में ही उसके जो पादप रसायन थे और भ्रूण विज्ञान उसको भी आधार बनाया था। आधार क्या था इसका? मुख्य रूप से बता रहा हूँ, और भी कई सारे आधार थे। इन्होंने आकारिकी गुणों, आकारिकी गुण प्लस लैंगिक गुण को भी ध्यान में रखा। फिर पारस्परिक संबंध को ध्यान में रखा। फिर भ्रूण विज्ञान को भी आधार बनाया और पादप रसायन, इन चीज़ों को आधार मुख्य रूप से बनाया कि इन्होंने, बेंथम और हुकर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने। और उसके बाद में अलग अलग पौधे और झाड़ियों को अलग अलग रूप में वर्गीकृत किया। ठीक है, ये इनके मुख्य आधार थे वर्गीकरण के। क्या आधार थे? आकारिकी गुण, जैसे आकारिकी गुण में मैंने बताया पत्ते हो गया, पत्तों की संख्या, रंग, प्रकृति, ठीक है, उनका आवास क्या है, कैसे स्थानों पर पाए जाते हैं। ये लैंगिक गुणों में उनमें बीज किस प्रकार से बनता है, उनमें प्रजनन किस प्रकार से होता है, ये हो गए लैंगिक गुण। फिर पारस्परिक संबंध कैसे थे उनके। फिर भ्रूण विज्ञान, ठीक है, उनके भ्रूण का कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे उनके आगे की जनरेशन बनती है उसके बारे में। फिर पादप रसायन की, पादपों में कौन से प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को आधार बनाकर बेंथम तथा हुकर ने वर्गीकरण की पद्धति को प्रतिपादित किया, जिसे प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने और भी गहराई से अध्ययन किया होगा और फिर नई पद्धति प्रतिपादित की, जिसे बोला गया जातिवृत्तीय। जातिवृत्ति जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति।
इसमें भी क्या किया गया, आधार क्या थे इसमें, आधार क्या को बनाया गया, पारस्परिक संबंध, पर्यावरणीय संबंध और आकारिकी, ये तो बनाएंगे ही, ये सब में कॉमन रहेंगे। लैंगिक गुण, और पहले के जो सारे गुण थे उनको भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये बताया कि जो एक ही जाति के सदस्य होते हैं उनके पूर्वज एक ही थे। इन्होंने क्या बताया, एक ही जाति के सदस्य, एक ही जाति के सदस्यों के पूर्वज समान जाति के समान जाति के सदस्यों के पूर्वज एक ही थे। इन्होंने क्या बताया कि समान जाति के सदस्यों के पूर्वज एक ही थे। ठीक है, इन्होंने आधार ये चीजों को बनाया, ये आधार थे, ये आधार हो गए इसके 3-4 आधार प्रमुख रूप से, और पहले के जो आधार थे वो भी इन्होंने उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये वर्गीकरण का हो गया। इसके बाद में भी कुछ और जटिलता से अध्ययन किया कुछ वैज्ञानिकों ने, और 3-4 पद्धति और दे दिया, जिसमें से कि एक थी संख्यात्मक वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, इसमें प्रत्येक जो भी जीव था उसके प्रत्येक गुण को एक नंबर और एक कोड दे दिया जाता था। ठीक है, जीव के प्रत्येक गुण एक नंबर दे दिया जाता था प्लस एक कोड दे दिया जाता था, और ऐसे हजारों गुणों को आपस में समायोजित करके आंकड़े बनाए जाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद में कोशिकीय वर्गीकरण पद्धति दे दिया। कोशिकीय वर्गीकरण पद्धति, इसमें कोशिकीय आधार पर कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण प्रतिपादित किया। ठीक है, उसके बाद में और एक वर्गीकरण की पद्धति प्रतिपादित की गई थी, रसायन वर्गीकी। इसमें मुख्य रूप से क्रोमोसोम को आधार बनाया गया था, क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद में एक रसायन वर्गीकी। तो रसायन वर्गीकी में क्या किया गया, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, रसायन वर्गीकी। इसमें पादप रसायन, ठीक है, पादप रसायनों, पादप रसायन को आधार बनाया गया रसायन वर्गीकी में। तो ये इस प्रकार से और भी कठिनतम और गहराई से अध्ययन करके ये बनाया गया, लेकिन सबसे प्रचलित थी कौन सी वाली, जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र। ठीक है, अभी बात करते हैं हम 5 जगत वर्गीकरण पद्धति की। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दिया था, RH
विटेकर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, इसमें क्या था, 5 किंगडम क्या थे? सबसे पहले था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा को मोनेरा ही बोला जाता है हिंदी में, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा, कवक, फंगी अर्थात कवक, लांटी पादप जगत और ये जंतु जगत। ठीक है, इनमें जगत लगाना है सब में। आर.एच. विटेकर ने 1969 सन 1969 में प्रतिपादित किया था 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। ये हमने पिछले की कक्षाओं में देखा था। मोनेरा क्या होते थे? मोनेरा जीव किस प्रकार के होते थे? एक कोशिक होते थे। ठीक है, यूनिसेल्युलर। इनकी कोशिका क्या किस प्रकार की थी? केंद्रक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। एग्जाम्पल क्या क्या थे इसके? बैक्टीरिया। ठीक है, यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिक, और इसका जो केंद्रक था अर्धविकसित या अपूर्ण केंद्रक। और उदाहरण हो गया माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया आदि। और ये क्या थे? प्रोटिस्टा, ये भी यूनिसेल्युलर थे लेकिन यूकेरियोटिक प्रकार की सेल थी इनमें केंद्रक। इसके एग्जाम्पल क्या थे? प्रोटोजोअन्स। सभी जो प्रोटोजोअन्स हैं लाइक एस अमीबा पैरामीशियम यूगिलिना। ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था लेकिन आज रिवीजन कर रहे हैं। कवक, कवक के क्या कैरेक्टर्स थे? ये मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। ये भी यूकेरियोटिक होते हैं। ठीक है, कवक के हमने बहुत सारे उदाहरण क्या देखे थे? छत्रक, मशरूम, छत्रक, मशरूम, नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सब कवक के उदाहरण थे। फिर अब हम बात करेंगे पादप जगत की। तो पादप जगत को मैं अच्छा से डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? यदि समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक करें और दूसरे बच्चों तक शेयर करें। प्लांटी किंगडम, प्लांटी किंगडम है, किंगडम प्लांटी, इसकी हम आज बात करेंगे। किंगडम प्लांटी। ठीक है, अभी प्लांट सेल होगी इसमें उपलब्ध। ठीक है, उपस्थित होगी। प्लांट से हम अब आज किसके बारे में बात करेंगे? पौधों के बारे में बात करेंगे। तो पौधे में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? प्लांट सेल पाई जाती है। और प्लांट सेल के क्या गुण होते हैं? प्लांट सेल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है अर्थात स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इनमें पोषण कैसा होता है? स्वपोषी।
कुछ अपवाद के रूप में परजीवी भी होते हैं, जैसे कि अमरबेल हो गया। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ये वर्णक होता है। प्लास्टिड उपस्थित होता है, लवक। ठीक है, प्लास्टिक का ही। इसमें लार्ज सेंटर्ड वैक्यूल अर्थात राजधानी, केंद्र की ओर बड़ी साइज की राजधानी पाई जाती है। ठीक है, फिर इसमें सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये कुछ प्रमुख गुण हो गए किसके? प्लांट सेल के। प्लांट सेल के हमने कुछ प्रमुख गुण देख लिया। क्या क्या देखा हमने? उनमें पोषण किस प्रकार का पाया जाता है? स्वपोषी होते हैं मुख्य रूप से। उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में स्वयं भोजन बना लेते हैं। फिर प्लास्टिड पाया जाता है इनमें, लवक। फिर लार्ज सेंटर्ड वैक्यूल पाया जाता है। लार्ज सेंटर्ड वैक्यूल मतलब केंद्र की तरफ बड़ा राजधानी पाई जाती है। और सेल वॉल मुख्य रूप से पाई जाती है किसमें? प्लांट सेल में। चलिए अब बात करते हैं हम इसके कुछ उदाहरणों की। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शैवाल, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम ब्रायोफाइट्स, इसके अंदर हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स, इसके अंदर हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म। बेटा इंग्लिश के ही टर्म याद रखिएगा, ठीक है? ये आगे की कक्षा में आपको बहुत मतलब उपयोगी होगी, बहुत ज़्यादा फायदा देगी। शैवाल को एल्गी बोला जाता है, बाकी ये सब इंग्लिश की टर्म ही हैं। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो बच्चों आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। बताइए कि इस धरती पर पेड़ पौधों से पहले भी क्या कोई ऐसे जीव थे जो अपना भोजन स्वयं बनाते थे? चलिए बताइए, क्या पेड़ पौधों से पहले भी इस धरती पर ऐसे कोई जीव थे जो स्वयं अपना भोजन बनाते थे? चलिए, तो जी हाँ बिल्कुल थे। ये जो शैवाल नाम के सुपर हीरो हैं ना, ये पेड़ पौधों से भी पहले इस धरती पर आ चुके थे जो अपना भोजन स्वयं बनाते थे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम आप ये बताइए कि यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो इस धरती का क्या होता? जीवन का क्या होता अस्तित्व? बताइए चलो। ठीक है, यदि इस धरती पर पेड़ पौधे नहीं होते तो जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता, बहुत सारी कठिनाई उत्पन्न हो जाती, क्योंकि मनुष्य है और अन्य जो जीव हैं वो पेड़ पौधों से ही अपना भोजन मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हम प्लांट किंगडम के अंतर्गत पढ़ेंगे शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अभी हम शैवाल को डिस्क्राइब करते हैं। शैवाल, बच्चों जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है या डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, शैवाल, शैवाल क्या होते हैं? इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्योंकि ये स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। क्लोरोफिल उपस्थित।
फिर क्या होता है, ये सरल होते हैं, इनके शरीर सरल होता है, अर्थात इसमें जड़, पत्ते, तना नहीं पाए जाते। ठीक है, ये तीनों चीज नहीं पाई जाती। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जड़ पत्ते नहीं पाए जाते तो ये जल का अवशोषण कैसे करते होंगे या जल ग्रहण कैसे करते होंगे, बताइए। तो बच्चों, इनका जो शरीर होता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा ही जल को अवशोषित करने में सहायक होता है। ठीक है, ये जड़, पत्ते और तना नहीं पाए जाते, इनका शरीर एकदम थैलाइड होता है। इनका शरीर शरीर क्या होता है, थैलाइड होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये स्वपोषी होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है अर्थात स्वपोषी होते हैं। फिर इनमें चलन होता है क्या, नहीं होता। मुख्य रूप से ये जलीय जीव होते हैं, मुख्य रूप से जलीय जीव होते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, नामयुक्त स्थानों पर। ठीक है, नामयुक्त स्थानों पर, मिट्टी, लकड़ी आदि पे। ठीक है, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं इसके शैवाल के जो सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, जिन्हें लाइकेन्स बोला जाता है। ठीक है, और इनमें प्रजनन किस प्रकार से होगा, प्रजनन अलैंगिक या कायिक विखंडन के द्वारा होगा। अर्थात इनका शरीर दो टुकड़ों में यदि टूट जाता है तो दोनों टुकड़ों में समान वृद्धि होकर एक बाद में एक संतति के समान में जैसे पहले थे वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है, विखंडन के द्वारा होता है। फिर यदि लैंगिक जनन होगा तो 3-4 प्रकार से समयुग्मकी, असमयुग्मकी ऐसे जो होते हैं युग्मक मिल करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इनमें लैंगिक विखंडन भी इनमें लैंगिक भी प्रजनन पाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम चलन। तो चलन इनमें फ्लैजिला, चलन इनमें किसके द्वारा होगा, फ्लैजिला या कशाभिकाओं के द्वारा होगा। कशाभिकाएं, कशाभिकाएं अर्थात ऐसी संरचना होती है जैसे हमारा शरीर का बाल होता है ना, हेयर, उसके जैसे कुछ तंतुनुमा संरचना होती है कशाभिकाएं। उसके माध्यम से ये थोड़ा बहुत चलने में सहायक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने ये देखा शैवाल स्वयं अपना भोजन बनाते हैं और पेड़ पौधों से पहले ही धरती पर आ गए थे, जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते थे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, इनमें जो इनका जो शरीर होता है जड़, तने, पत्ता नहीं पाया जाता, इसमें मुख्य रूप से जड़ और पत्ते नहीं पाए जाते। ठीक है, मुख्य रूप से जड़ और पत्ते नहीं पाए जाते। शरीर थैलाइड होता है, मतलब ये कहें कि थोड़ा सा खोखला आकार का होता है या ऐसा थैलेनुमा संरचना होती है। स्वपोषी होते हैं, फिर मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं, जलीय जीव होते हैं, या फिर नमयुक्त मिट्टी या लकड़ी जैसे नमी वाले स्थानों पर भी पाए जाएंगे। और इनमें प्रजनन अलैंगिक, लैंगिक या कायिक तीनों प्रकार से हो सकता है। तीनों में से किसी एक विधि से होगा, ऐसा नहीं कि एक ही जीव में तीनों प्रकार के प्रजनन हो गए, नहीं। ये जो 3 प्रकार की प्रजनन की विधियां हैं उनमें से किसी एक विधि के द्वारा होगा। और फिर इनमें चलने के लिए कशाभिकाएं पाई जाती हैं, कशाभिकाएं। ठीक है, इनका उपयोग क्या है, शैवाल क्यों पढ़ रहे हैं हम भाई, कुछ तो उपयोग होगा, क्या काम में आएंगे ये, पढ़ने की क्या जरूरत है हमें यदि कुछ उपयोग ही नहीं है इसका। तो बताइए शैवाल का उपयोग क्या है। हुँ? ये मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि पृथ्वी पर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसकी आधी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की ये ही प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बदले में मनुष्य को या अन्य जीवों को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ लिख दूँ, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर कुछ जो होते हैं शैवाल वो भोजन के रूप में खाए जाते हैं, जैसे क्लोरेला हो गया और स्पिरुलिना हो गया।
ये प्रोटीन रिच शैवाल है। ठीक है, इनमें बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो मुख्य रूप से वहां पर अपने अंतरिक्ष यान में क्लोरेला की खेती कर लेते हैं, या क्लोरेला का उत्पादन कर लेते हैं, और वहां पर अपना भोजन इसी से प्राप्त करते हैं, और लंबे समय तक ही अपना भोजन क्लोरेला से ही प्राप्त करते हैं। कुछ औषधियों के बनाने में काम आता है। ठीक है, कुछ जो शैवाल होते हैं वो आयोडीन प्रोड्यूस करते हैं। कुछ जो होते हैं औद्योगिक प्रयोग होता है जिन किसी किसी का औद्योगिक प्रयोग। जैसे हम बात कर लें कि जो लाल शैवाल होते हैं, लाल भूरे शैवाल, उनसे अगर नाम का, अगर या अगार नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में उनके भोजन के रूप में दिया जाता है, जो मीडिया बनाया जाता है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी जब आप पढ़ेंगे आगे कक्षाओं में, तो उसमें देखना आप, जैसे संवर्धन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो एक मीडिया बनाया जाता है सूक्ष्म जीवों के संवर्धन के लिए, उसमें अगार नाम का एक पदार्थ भोजन के रूप में डाल दिया जाता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि बहुत तीव्रता से होती है। ठीक है, ये इसके कुछ उपयोग हो गए। अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ठीक है, और जो हमने देखा होगा औद्योगिक आइसक्रीम, चलिए बच्चों आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। इन आप में से कौन कौन है जो आइसक्रीम केक खाया है अभी तक, बताइए। ठीक है, क्या कभी आपने सोचा कि उसमें क्या पदार्थ यूज होते हैं, बताइए। तो बच्चों, आइसक्रीम, केक, ठीक है, जेली आदि बनाने में, आइसक्रीम, जेली, केक और अगार बनाने में भी शैवाल का उपयोग होता है। और भोजन के रूप में मनुष्य तो खाता ही है इनको। ठीक है, कुछ समुद्री जीव जो हैं, समुद्री जीव, ये भी अपना भोजन शैवाल से ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों बताइए, यदि इस धरती से या समुद्र से शैवाल समाप्त हो जाए, इस धरती से यदि शैवाल समाप्त हो जाए, शैवाल या एलगी, तो क्या होगा? क्या ये सवाल आपके दिमाग में आया? यदि इस धरती से शैवाल खत्म हो जाए तो क्या होगा, बताइए। चलिए, यदि इस धरती से शैवाल समाप्त हो जाए, तो जो जलीय जीवन है वो हिल जाएगा, बहुत प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि बहुत मात्रा में ये जो है ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जलीय जीवों को। ठीक है, और जलीय जीवों के लिए भोजन का भी काम करते हैं ये, और हमारे तो प्रयोग में आते ही आते हैं। ठीक है, औषधियाँ बनती है, कई सारी दवाइयाँ बनती है शैवाल से। तो ये हमने देखा शैवाल के कुछ उपयोग। अब हम बात करते हैं कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं। शैवाल कितने प्रकार के होते हैं? शैवाल कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे हम हरे शैवाल, क्लोरो फाइसी। भूरे शैवाल, शैवाल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यू आईसी, इंग्लिश की टर्म भी याद रखना बच्चों। और लाल शैवाल, लाल शैवाल को क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? रोडो आईसी।
ठीक है, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, ये सब एक कोशिक होते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, एक कोशिक होते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है और भोजन संचय जो है स्टार्च के रूप में होता है, इसमें हरे शैवालों में। ठीक है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो आंतरिक वाली है वो सेल्यूलोज की बनी होगी, और बाह्य वाली जो है वो पेक्टोज की बनी होगी। ये हो गए हरे शैवाल। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है हरे शैवाल के, मिटा देता हूँ यहाँ से। हरे शैवाल के उदाहरण क्या हो गए, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और स्पाइरोगाइरा। ठीक है, ये प्रमुख उदाहरण हो गए। यूलोथ्रिक्स, ये जो हरे शैवाल होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए और बी उपस्थित होता है, ये स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और एक कोशिक होते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके उदाहरण क्या है, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगोयरा और यूलोथ्रिक्स। तो इसके हमने कुछ उदाहरण देखे, और ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ये भी जलीय जीव होते हैं। ठीक है, ये सभी जलीय जीव होते हैं, समुद्र में पाए जाएंगे ये जलीय जीव। समझ में आया बच्चों, हरे जो शैवाल हैं एक कोशिक होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी उपस्थित होता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। फिर इनमें भोजन संचय जो होता है स्टार्च के रूप में होता है, और कोशिका भित्ति जो होती है आंतरिक कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, और बाह्य पेक्टोज की बनी होती है। उदाहरण है इसके क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगोइरा। फिर बात करते हैं हम थियोफाइसी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है क्लास आपको, कमेंट में बताइए। क्लोरोफाइसी हो गया हमारा। अब हम देखेंगे थियोफाइसी, अर्थात भूरे शैवाल। भूरे शैवाल जो होते हैं ये भी समुद्री आवास होता है। कहाँ पाए जाते हैं ये, समुद्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्री जीव या समुद्री आवास। फिर इनका शरीर क्या होता है, बताया था, शरीर इनका शाखित हो सकता है या तंतुमय हो सकता है। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, अर्थात ये भी स्वपोषी होते हैं। ठीक है, इनमें जो भोजन होता है इनमें क्लोरोफिल के साथ में जेंथोफिल भी पाया जाता है। ठीक है, जेंथोफिल नाम का एक पदार्थ पाया जाता है क्लोरोफिल के अलावा भी। और ये दिखाई देने में कैसे दिखाई देंगे, ये हल्के से भूरे कलर के दिखाई देंगे। ठीक है, इसलिए इनको भूरे शैवाल बोला गया है। थियोफाइसी, इनका प्रमुख गुण क्या है, ये समुद्र में पाए जाने वाले सबसे लंबे आकार के शैवाल हो सकते हैं, अर्थात इनकी लगभग में 100 मीटर तक की लंबाई हो सकती है। कितनी,
लगभग 100 मीटर तक लंबाई, अर्थात इस प्रजाति के सभी जो शैवाल हैं उनकी लंबाई 100 मीटर नहीं होगी। जो कुछ ऐसे शैवाल हैं, जैसे कि इसका उदाहरण है केल्प, केल्प शैवाल जो है वो लगभग में 100 मीटर तक का लंबा हो सकता है। अर्थात मान लीजिए आपके यहाँ पर यदि कोई 30 मंजिला बिल्डिंग है, 30 मंजिला बिल्डिंग, जितनी ऊंचाई होगी उतने लंबे तक ये वृक्ष समुद्र में शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हो, ये जो उदाहरण बताया मैंने केल्प, ये भूरे शैवाल का है। ठीक है, ये भी समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री जीव है, और इनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, जिसके कारण सपोषी होते हैं, और जेंथोफिल नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लाल शैवाल की। लाल शैवाल, लाल शैवाल उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रोडो आईसी, लाल शैवाल। लाल शैवाल के प्रमुख गुण क्या होते हैं? ये जहाँ पर प्रकाश उपस्थित होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं, और जहाँ बहुत कम प्रकाश उपस्थित होता है, अर्थात समुद्र की गहराई में, बहुत गहरे स्तर पर जहाँ प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुँच पाता है, वहाँ पर भी ये जो लाल शैवाल होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इनका प्रमुख गुण यही है कि समुद्र की सतह पर भी पाए जाएंगे, सतह पर, तथा गहराई जहाँ प्रकाश बहुत कम वहाँ भी उपलब्ध होते हैं, वहाँ भी पाए जाते हैं। कौन से वाले? लाल शैवाल। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है? फाइको एरिथ्रिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट। ठीक है, ये पाया जाता है, जिसके कारण ये कम प्रकाश में भी, कम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। और अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, जो लाल शैवाल है वो समुद्र सतह पर तथा गहराई जहाँ प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुँचता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। इनमें फाइको एरिथ्रिन नाम का ऐसा पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण ये बहुत कम प्रकाश की उपस्थिति में भी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना लेते हैं। ठीक है, और इनका मुख्य रूप से उपयोग क्या होता है? जो अभी हमने बताए थे अगार नाम का पदार्थ, वो जिलेडियम नाम के उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके? उदाहरण जिलेडियम, जिलेडियम। ठीक है, जिलेडियम नाम का एक ऐसा पदार्थ होता है, तथा ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, इससे क्या बनाया जाता है? अगर नाम का पदार्थ बनाया जाता है, जो सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में मीडिया के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके उदाहरण। ठीक है, और जो लाल शैवाल होते हैं उनका ही उपयोग आइसक्रीम और जो केक बनाने में किया जाता है, जेली बनाने में, आइसक्रीम, केक, जेली आदि बनाने में भी इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, लाल शैवाल का। तो आज हमने शैवाल के बारे में पढ़ा। आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो बच्चों, इसको एक बार फिर से अच्छा से रिवाइज करना आप, और कल की क्लास शुरू होने से पहले आप ये ज़रूर पढ़ के आना। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपको कोई
डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जेली बनाने में, ठीक है, केक बनाने में, आइसक्रीम बनाने में जो है लाल शैवाल का या रोडोफाइसी जो है उस संवर्ग के शैवालों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? आपके जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, अब मिलेंगे हम अगली कक्षा में जिसमें हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।